नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। उत्तराखंड में SIR के नाम पर मुस्लिम वोटर्स को हटाने की दरखास्तें, कांग्रेस की तशवीश। कहा बीजेपी अरकान मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत मुसलमानों के खिलाफ दरखास्तें दे रहे हैं। बीजेपी और RSS चाहते हैं कि खवातीन पिंजरों में बंद रहें। पुणे में छात्रों की गूंज प्रोग्राम से राहुल गांधी का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने स्पेस स्टार्टअप के CEO और बानियों से गुफ्तगू की। जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए खलाई टेक्नोलॉजी के वसी इस्तेमाल का साइंसदानों को दिया मशवरा। इमिग्रेशन कानून में बड़ी तब्दीली। 1 सितंबर से बोर्डिंग पास पर मोहर लगाने का मसला खत्म। बैरूनी मुल्क सफर करने वालों को राहत। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते वाक़े से अवाम में दहशत। हुकूमत ने भी जारी की एडवाइजरी, अवाम को मोहतात रहने का दिया मशवरा। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। उत्तराखंड में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के दौरान मुस्लिम वोटरों के नाम हज़फ करने की दरखास्तों की खबर मंजर-ए-आम पर आई है। कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि असम्बली इंतखाबात से कबल बीजेपी SIR के नाम पर मुस्लिम वोटर्स को निशाना बना रही है और इनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी करार देते हुए बीजेपी पर जमहूरी अमल को मुतासिर करने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस ने एक्स पर अपनी पोस्ट में न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए दावा किया कि उत्तराखंड की 5 असम्बली नशिस्तों से वोटरों के नाम हज़फ करने के लिए सबसे ज़्यादा दरखास्तें देने वाले 5 अफराद बीजेपी से वाबस्ता हैं। पार्टी के मुताबिक इन दरखास्तों के जरिए बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटरों के नामों को निशाना बनाया गया है। ख़वातीन को दबाने का माइंड सेट मनुस्मृति से आता है और आज हमारी जंग इसी माइंड सेट से है। बीजेपी RSS के लोग चाहते हैं कि ख़वातीन पिंजरे में बंद रहें, लड़कियां भी बंद रहें, लेकिन हम ऐसा हिंदुस्तानी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एहतराम सभी का हो। ये बयान लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के क़ायद राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के पुणे शहर वाक़े ISS-MS कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़िदा छात्रों की गूंज प्रोग्राम से खिताब करते हुए दिया। इन्होंने ख़वातीन के लिए तालिबात और जैन मखसूस इस प्रोग्राम में हज़ारों ख़वातीन के सामने न सिर्फ मनुस्मृति के नज़रियात को सिरे से मुस्तरद किया बल्कि ख़वातीन को कई मानों में मर्दों से बरतरी भी बताया। ये एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप
महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। पुणे में ख्वातीन और तालिबात के लिए रखे गए राहुल गांधी के इस प्रोग्राम में मशहूर भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर भी शिरकत के लिए पहुंची। इन्होंने इस मौके पर मोदी और बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, यह हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। की बात करेंगी जी बिल्कुल, और बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट और इज्जत पे हम लोग बात करने आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम सर नेहा है, नेहा सिंह राठौर मेरा पूरा नाम है। मैं भोजपुरी में लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ और मैं सरकार से उन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूँ जो सरकार को पसंद नहीं आते और बदले में मुझे ढेर सारी गालियाँ और FIR झेलने पड़ते हैं। ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो ये किस बात की इज्जत है? मुझे याद है सर, मैं शादी करके नई नई ससुराल आई थी और मैंने उस दौरान एक गीत गाया था यूपी में काबा, और मेरे पीछे जीप भर भर के पुलिस भेजी जा रही थी। गांव देहात के लोग मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में बहुत कानाफूसी करते थे कि बताओ कैसी लड़की ब्याह लाया है, पता नहीं कौन सा क्राइम करके आई है, ये पुलिस आ रही है। तो ये किस तरह की इज्जत है? और मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो और इतना काफ़ी है सर, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज़्यादा ढीठ लड़की हूँ तो मैं नहीं डरती हूँ। वो सर मुझे गालियाँ दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियाँ दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे याद है सर, एक और अगर समय हो तो मैं एक गीत सुनाना चाहूँगी सर, अगर समय हो तो, क्योंकि मैं भोजपुरी के लोकगीत लिखती गाती हूँ। अरे औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम हैं आम जनता न हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे मुश्किल है मेरा, इनफैक्ट हमारा मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमक। बैनुल-अक़वामी खलाई दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नई दिल्ली में स्पेस स्टार्टअप्स के CEOs और बानियों से गुफ्तगू की।
इस बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए खलाई टेक्नोलॉजी के वसी पैमाने पर इस्तेमाल पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बातचीत की वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, हिंदुस्तान के सबसे होनहार स्पेस स्टार्टअप से मुलाकात हुई। हमेशा की तरह उनकी तवानाई और बुलंद हौसलों को देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आपको इनकी सोच और मुस्बित नुक्ते नज़र ज़रूर पसंद आएगा। मुझे ज़रूर बताएं, हिंदुस्तान के खलाई सफ़र के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खुश करती है? ने एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है, मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। इंडिया फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न। जुलाई 18 को हम भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को इजेक्ट करके लॉन्च किया था। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जनरली वी से दैट जस्ट अ वार्म अप फॉर स्काई रूट। अभी शुरुआत है एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम एक लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर। 3 फैक्ट्री बन चुका है, 1 रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी फ्यूचर ड्रीम है कि 1 लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे। एक ऐसा इंजन बनाया है जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है। सर, इसको अभी हमने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग जारी है। उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। स्काई रूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया है। अच्छा वो रूट आपको काम आ रहा है? वो बहुत काम आ रहा है सर। दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन्स यूएस और यूरोप में, वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। और जैसा मेहता ने कहा कि अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। हमारा विजन है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में हम ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क लगाना चाहते हैं। हम जो सैटेलाइट्स का इंजन होता है, जो सैटेलाइट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है स्पेस में, 5 साल या 15 साल तक ले जाता है सैटेलाइट्स को, वो इंजन्स बनाते हैं सर। ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है। एंड ये भी आपका एफर्ट भी इसमें बहुत है सर, कि इंडिया का कंपनीज अभी एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज़्यादा होती है, और उसके कारण हम बहुत तेज़ी से अपनी जगह बना सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर ख़तारों और कागजी कार्रवाइयों से 2-4 होने वाले मुसाफिरों को हुकूमत ने बड़ी राहत दी है। वज़ारत दाखिला MHA के तहत काम करने वाले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन BOI ने फैसला किया है कि आइंदा 1 सितंबर से इमिग्रेशन काउंटरों पर बोर्डिंग पास पर मोहर लगवाने का पुराना निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। इस फैसले के बाद बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर अपने स्मार्टफोन पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास दिखाकर इन्हें आसानी से इमिग्रेशन क्लियरेंस हासिल कर सकेंगे। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि सफ़र का तजुर्बा भी ज़्यादा सहल और आसान हो जाएगा। अब तक बैरून मुल्क जाने के वक्त मुसाफिरों को इमिग्रेशन काउंटर पर अपना प्रिंट शुदा बोर्डिंग पास दिखाना होता था, जिस पर अफसर मोहर लगाते थे। 1 सितंबर से इस लाजमी ज़ाब्ते को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि अब फिज़िकल बोर्डिंग पास के साथ साथ ई बोर्डिंग पास भी इमिग्रेशन काउंटर पर काबिल कबूल होंगे। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने मौजूदा तरीक़ेकार का गहराई से जायज़ा लेने के बाद मुल्क के तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों के हुक्काम को इस नई हिदायत से आगाह कर दिया है। मुमताज़ फिल्म स्टार मुकेश खन्ना ने जनगण मन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए तैयार किया गया तराना है, इसे कौमी तराना नहीं कहा जा सकता। उनका कहना था कि वंदे मातरम ही को कौमी तराना होना चाहिए। इन्होंने CJP को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत बेजान इसको बर्दाश्त कर रही है, उन्हें फौरी मुल्क से निकाल बाहर करना चाहिए।
बात कर रहे हैं वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम भी एक ऐसा इशू है जो खामखा का तूल दिया गया है, उसको मेरी बातों को वायरल कर दिया गया है। मैंने अभी बीच में एक बात डाली थी कि जनगण गण जो है नेशनल एंथम, वो मेरे देश की नेशनल एंथम नहीं हो सकता। वो गाया गया था उस वक़्त जब जॉर्ज पंचम थे, या उस ज़माने में जब ब्रिटिश एम्पायर था, हम गुलाम थे, उस ज़माने में उनके शान में ये गाना लिखा गया था इमीडिएटली। जन मन गण अधिनायक जय है। अधिनायक कौन होता है? अधिनायक। अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। मतलब आप हमारे भारत के भाग्य विधाता हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये सब आपको यश कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। ये मीनिंग अगर एक हिंदी जानने वाला भी अगर सोचेगा, तो अगर ये हमारे भारत माता के लिए है या अगर झंडे के लिए है, तो भारत माता और झंडा वो देश के भाग्य विधाता नहीं होती, हम उनको अपना प्रतीक मानते हैं। तो जो वंदे मातरम गाना जो है, जिसमें हम मातरम झुक के कहते हैं कि हे माँ, हम तुम्हें वंदना करते हैं, जन मन गण अधिनायक को छोड़िए, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, मातरम वंदे मातरम। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे देश का नेशनल एंथम बन जाए। और इतने सालों से जो हमने अंग्रेजियत भी झेली, अंग्रेज़ चले गए लेकिन अंग्रेज़ी छोड़कर गए, आज भी हम अंग्रेज़ी में पढ़ना अपनी महत्ता समझते हैं। बाबू लोग अपने लोगों को ऑक्सफोर्ड भेजते हैं। अरे साहब, यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पर पुराण है, वेद है, गुरुकुल है। 9 लाख गुरुकुल में से 7 लाख गुरुकुल जला दिए गए थे उस ज़माने। सो ये एक अगर विदेशों ने किया है, तो हम हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के, ये क्यों आपस में लड़ते रहते हैं? उसको हटाओ, उसकी कुर्सी खींचो। 4.5 साल उसमें निकल जाते हैं, 6 महीने बचते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वोट फॉर अस, वोट करते हैं, हम मूर्ख बन के फिर वोट करते हैं, फिर वही 4.5 साल तक वो ऐसे खड़े रहेंगे और जनता ऐसी खड़ी रहेगी, मेरे को ये करना है, नहीं हो रहा है, हट जाओ, लाइन में हट जाओ, हट जाओ। अरे साहब, वो हमारे सेवक बनकर आते हैं, नेता बनकर, कभी लीडर, कभी भी हमारा राजा बनकर नहीं आते। मुझे ये थोड़ी शिकायत रही है कि क्यों नहीं हम अपने देश के युवाओं, अभी देखिए छोटी सी बात बन गई है युवाओं की समस्या, नीट को लेकर। कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच ऐसी चीज़ है, जब घर में आती है तो हम उसको पकड़ के उठा के फाड़ फेंकते हैं। किसी भी घर में, किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी देखो, कॉकरोच को कभी सत्कार नहीं किया जाता। यहाँ हम लोगों ने कॉकरोच पार्टी को क्यों पनपने दिया, जिसका मकसद नीट पार्टी के प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं है। वो पीछे खड़े होकर बंदूक चला रहे हैं, मोदी जी को हटाओ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, मिनिस्टर को हटाओ। अरे लीक हुआ है पेपर लीक वाले को पकड़ो ना, अगर आपकी डीएल मंशा। पॉलिटिकल बन जाता है, हर मसला पॉलिटिकल है। हमारी अपोजिशन पार्टी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन करने के लिए, अपोजिशन करने के लिए अपोजिशन करती है। आप बोलोगे दिन है, मैं बोलोगे रात है, आप बोलोगे सुबह है, मैं बोलोगे रात है। क्यों? आप अपोजिशन में, ऐसा नहीं होता। देश के लिए सोचिए। वो देख लीजिए, वंदे मातरम देख लीजिए। वंदे मातरम का मैंने जैसे ही बात उठाई, लोगों ने कहा कि अरे मुकेश खन्ना ने तो बहुत विवाद खड़ा कर दिया। अरे कौन सा विवाद है? बाबा रामदेव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वंदे मातरम और वन नेशन वन इलेक्शन की भरपूर तायद की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन वक्त का तकाजा है। इस मौके पर इन्होंने कंगना रनौत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। नेशन वन इलेक्शन को आशीर्वाद दिया है सब संतों ने, क्योंकि हम संतों के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी के हम उपासक हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से शिक्षा तंत्र में भी सुधार होगा, क्योंकि 6 महीने साल भर में इलेक्शन ही चलते रहते हैं, उससे और विकास योजनाएं भी बाधित तो होती हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन का होने से हमारे जो गुरुजन, जो लगभग उनका 30% समय तो चुनाव कराने में लग जाता है, तो बच्चों को पढ़ाएंगे, देश आगे बढ़ेगा। और कुछ राजनेताओं को ऐसा लगता है कि स्टेट पार्टियां उनका कहीं मोक्ष ना हो जाए। इस देश का वोटर को आप उसको बेवकूफ़ मत समझिए। देश का वोटर बहुत समझदार है। स्टेट में किसको चुनना है, केंद्र में किसको चुनना है, और किसको कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको स्टेट और जो है नेशन दोनों में एक साथ चुनना है, उसका निर्णय उसको करने दीजिए। आप अपने राजनीतिक तुच्छ स्वार्थों के लिए इस देश के हितों से समझौता नहीं कर सकते। इसलिए सब संतों ने एक मत से तय किया है कि ये बात दूर तक जानी चाहिए
वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से ये देश प्रगति के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। देश को प्रधानमंत्री जी ने 100 से ज़्यादा ऐसी विकास योजनाएं शुरू की हैं जिससे कि 2047 तक विकसित भारत बने। हम तो चाहते हैं कि 2040 तक ही बन जाए। तो इस कार्य से वह और गतिशील होगा ये लोकतंत्र, और चुनाव सुधारों को लेकर के और भी प्रतिबद्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन कुछ लोग सड़कों पर, संसद में हंगामा और अराजकता करके ऐसा चाहते हैं कि हम लोकतंत्र को बंदी बना लेंगे, लोकतंत्र को हम कैद कर लेंगे। भैया चुनाव लड़ करके प्रधानमंत्री बन सकते हो, सपने सभी देख सकते हैं। देश के संविधान ने आज़ादी दी है सबको, ये अधिकार दिया है कि आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देख सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री देश के वोटर बनाते हैं। आप दिवा स्वप्न ना देखें। हाँ, इतनी बात मैं जरूर कहूँगा, सुधार यद्यपि शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, कृषि तंत्र, लोकतंत्र के विविध घटकों में सुधार की आवश्यकता है, और उसके लिए भी देश की सरकार भी काम कर रही है, आगे भी काम होते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देश में कुछ अच्छा काम हो ही नहीं रहा, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी, 5, 7, 10 साल के बच्चों को आगे कर रहे हैं कि थाना घेर लो, एसपी को घेर लो, डीएम को घेर लो, सड़कों के ऊपर खड़े हो जाओ। नाबालिग बच्चों को, छोटे बच्चों को आंदोलनों में धकेलना चाहिए। जो वरिष्ठ नागरिक है, 18 साल की उम्र के बाद के जो नागरिक हैं, उनको आगे आना चाहिए। कोई भी आपको लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, मैं तो कहता हूं अन्याय से छात्रों के साथ हो रहा है, अन्याय से एक मरीज के साथ हो रहा है, अन्याय से जवानों और किसानों के साथ हो रहा है, अन्याय से एक SC ST के साथ हो रहा है, और अन्याय से एक ब्राह्मण के साथ हो रहा है। आज SC ST का कोई अपमान करे तो सब लोकतंत्र की, संविधान की दुहाई देने लगते हैं कि ये तो संविधान के खिलाफ है। कौमी राजधानी नई दिल्ली में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे तशवीश पैदा हो गई है। इस दौरान दिल्ली हुकूमत ने सेहत से मुताल्लिक़ एडवाइजरी जारी की है। हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि वो सांस से मुताल्लिक़ सफाई सुथराई का ख्याल रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से गुरेज करें, और अलामत ज़ाहिर होने पर बर वक्त डॉक्टर से मशवरा लें। इस साल इसके 1000 दिल्ली में स्वाइन फ्लू 300 ज़्यादा मामला सामने आए हैं, जिनमें से जुम्मे तक H1N1 के 1800 से ज़ायद मामला शामिल हैं। सेहत से मुताल्लिक़ एडवाइजरी में लोगों में एहतियात बरतने को कहा गया है। लोगों से कहा गया है कि खांसने या छींकने के वक्त अपना मुंह और नाक को ढाँप लें, हाथों को साबुन और पानी से बाकायदगी से धो लें, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें। इसके साथ ही सांस से मुताल्लिक़ बीमारी में मुब्तला अफराद से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। वहीं लोगों को आँखों और नाक को छूने से गुरेज करने, अवामी मकामात पर ना थूकने और मुनासिब मकदार में सयाल अशिया इस्तेमाल करने की भी मशवरा दिया गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कॉर्नर। उत्तराखंड में SIR के नाम पर मुस्लिम वोटर्स को हटाने की दरखास्त, कांग्रेस की तशवीश। कहा, बीजेपी अरकान मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत मुसलमानों के खिलाफ दरखास्तें दे रहे हैं। बीजेपी और RSS चाहते हैं कि ख़वातीन पिंजरों में बंद रहें। पुणे में छात्रों की गूंज प्रोग्राम से राहुल गांधी का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने स्पेस स्टार्टअप के CEO और बानियों से गुफ्तगू की। जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए खलाई टेक्नोलॉजी के वसी इस्तेमाल का साइंसदानों को दिया मशवरा। इमिग्रेशन कानून में बड़ी तब्दीली। 1 सितंबर से बोर्डिंग पास पर मोहर लगाने का मसला खत्म। बैरूनी मुल्क सफर करने वालों को राहत। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते वाक़े से अवाम में दहशत। हुकूमत ने भी जारी की एडवाइजरी, अवाम को मोहतात रहने का दिया मशवरा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।